तो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कहीं की भी वैल्यूज़ को, कहीं किसी देश में, किसी समाज में जो मूल्य हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो रीति रिवाज हैं, जो आदर्श हैं, कैसे डिसाइड हुए वो, इस जगह पे ये मूल्य होगा या उस जगह पे वो मूल्य है, जो भी हम देख रहे हैं वो कैसे डिसाइड हुआ, क्या क्या उसके फैक्टर्स हैं। तो मोटा मोटी उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला जो है वो है जियोग्राफिकल फैक्टर्स, यानी कि भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण या जियोग्राफिकल फैक्टर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं किसी भी जगह के मूल्य को डिसाइड करने में। इसके अलावा डेमोग्राफिक फैक्टर है। डेमोग्राफी जानते हैं क्या होता है, जैसे जनसंख्या वगैरह, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सबके बारे में डिटेल से हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा है रिलीजियस एंड आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट। धार्मिक कारण भी हैं वैल्यूज़ के। आपके धर्म की वैल्यू कुछ और है, दूसरे के धर्म की वैल्यू कुछ और है। कोई अगर थियोक्रेसी है, जैसे ईरान है, वहाँ कोई इस्लामिक स्टेट है, तो वहाँ पे वैल्यूज़ कुछ और दिखाई देंगी। भारत है, एक सेकुलर स्टेट है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ कुछ और दिखाई देंगी। इसके अलावा इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट है, यानी कि आर्थिक क्या कारण हो सकते हैं वैल्यूज़ को शेप करने में, वैल्यूज़ के निर्माण करने में। और लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है पॉलिटिकल डिटर्मिनेंट, यानी कि राजनीतिक कारण, जो वैल्यूज़ को डिफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, या वैल्यूज़ के निर्माण में अपना योगदान देते हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग फैक्टर देखेंगे, या पहला डिटर्मिनेंट, जो कि वैल्यूज़ के डेवलपमेंट में या वैल्यूज़ के निर्धारण में, डिटर्मिनेशन में अपना रोल प्ले कर रहा है, वो है ज्योग्राफिकल। ज्योग्राफिकल में दो चीज़ें हैं। एक फैक्टर जो आ जाता है इसमें वो है रिसोर्सेज, यानी कि संसाधन, और दूसरा जो फैक्टर आता है वो आता है क्लाइमेट। अब संसाधन कैसे रोल प्ले करते हैं मूल्यों के निर्माण में या मूल्यों के निर्धारण में, और क्लाइमेट यानी कि जो हिंदी में क्या बोलेंगे क्लाइमेट को, मौसम नहीं बोलेंगे, हिंदी वाला वर्ड आ नहीं रहा, बहरहाल क्लाइमेट समझ ही रहे होंगे आप लोग। तो क्लाइमेट जो है कैसे रोल प्ले करता है वैल्यूज़ के निर्धारण में, वो हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग पकड़ते हैं रिसोर्सेज को, संसाधन। अब यहाँ हम लोग सबसे बेहतरीन जो एग्जाम्पल हम लोग को मिलेगा वो मिलता है अरब का, अरेबियन पेनिनसुला का। अरेबियन पेनिनसुला आप जाइए, वहाँ पे आप पाएंगे, रिसोर्सेज की तुलना करिए, ठीक है। वहाँ पे कौन कौन से रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज कम हैं। जैसे वहाँ पे तेल बहुत ज़्यादा निकलता है, तो तेल जैसे भारत में नहीं उतना मिलेगा जितना अरेबियन पेनिनसुला में मिलेगा, ये भी एक रिसोर्स है ना। वैसे ही आप पाएंगे कि भारत में फल सब्जी जो है बहुत ज़्यादा है, ये भी एक रिसोर्स है। लेकिन अरेबियन पेनिनसुला में आप जाएंगे तो फल सब्जी उतनी ज़्यादा नहीं दिखेगी, क्योंकि वो डिजर्ट, इस बात का जिक्र कई बार हो चुका है, ठीक है। तो चूंकि वहाँ पे एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज क्या हैं, बहुत कम है, कृषि संसाधन जो है वहाँ पे बहुत कम है, मिनिमम है। तो इसलिए वहाँ पे जो वैल्यू पनपी वो कौन सी पनपी, शाकाहार वाली नहीं पनपी, वो मांसाहारी वाली पनपी। वहाँ पे नॉन वेजिटेरियनिज्म जो है ज़्यादा दिखाई देगा। जैसे भारत में भी देख लीजिए, भारत में आप चले जाइए 1500 BC के आसपास, ठीक है, यानी कि आज से करीब 3500 साल पहले। तो उस टाइम पे भारत में एग्रीकल्चर जो है बहुत कम था, लोगों को खेती के बारे में उतना ज्ञान नहीं था, कैसे बीज बोए जाते हैं, खेती हो रही थी लेकिन एग्जैक्ट नॉलेज नहीं थी लोगों को कि कैसे बेहतर खेती हो सकती है। तो उस टाइम पे 1500 BC के आसपास वही हिंदुइज्म के लोग, वैदिक लोग मांसाहार का पालन करते थे, वो भी बहुत अच्छे से धूम धड़ाके से करते थे, कोई जो है रोक टोक कुछ नहीं था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 500 BC के आसपास उन लोगों को खेती की टेक्निक के बारे में पता चला, सीडलिंग ट्रांसप्लांटेशन के बारे में पता चला कि धान की खेती कैसे बेहतर हो सकती है। तो खेती के बारे में जानकारी होने की वजह से एग्रीकल्चर जो वहाँ पे बहुत कम था, कृषि बहुत कम थी, उस कृषि में क्या हो गई, बढ़ोतरी हुई, और धीरे धीरे वो लोग क्या हो गया, मांसाहार की तरफ से शाकाहार की तरफ शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा कि कैसे रिसोर्सेज वैल्यूज़ के फॉर्मेशन में, मूल्यों के निर्धारण में अपना योगदान देते हैं। जहाँ पे
संसाधन मौजूद हैं वहाँ पे मूल्य आपको कुछ और दिखाई देंगे, जहाँ पे संसाधन नहीं है तो वहाँ पे मूल्य कुछ और दिखाई देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एग्रीकल्चर जो है अरब में कम है तो वहाँ पे नॉन वेजिटेरियनिज्म दिखाई देगा। भारत में एग्रीकल्चर जो है बहुत प्रॉस्परस है तो यहाँ पे वेजिटेरियनिज्म जो है ज़्यादा दिखाई दे रहा है। पहला फैक्टर क्लियर। दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर है क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसे रोल प्ले कर रहा है? क्लाइमेट रोल प्ले कर रहा है जैसे कि अभी जैसे अंटार्कटिका की अभी बात हुई ना, तो अंटार्कटिका में मान लीजिए कि लोग रहते ही नहीं है, लेकिन नॉर्थ पोल में चले जाइए, आर्कटिक आर्कटिक सर्कल में चले जाइए, वहाँ पे तो लोग रह रहे हैं। रशिया है और स्वीडन वगैरह है। यहाँ पे आपको नॉर्वे वगैरह का जो एरिया है वहाँ पे लोग रहते हुए दिखाई देंगे, एकदम जो है बर्फीले इलाके में लोग रह रहे हैं। या फिर यूरोप की बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे सालों साल बर्फ जमी रहती है। तो कोल्ड क्लाइमेट में जब आप जाएंगे ना तो वहाँ पे सर्वाइवल के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो लोग ज़्यादा एनर्जी खर्च करते हुए आपको नहीं दिखाई देंगे। इसीलिए आप जब वेस्टर्न कंट्रीज़ की आप मूवी देखेंगे ना, कोई भी मूवी ऐसी कंट्री में बनी हो जो बिल्कुल ठंडी रहती है, तो वहाँ पे आप पाएंगे कि वो लोग ज़्यादा एक्शन नहीं करते हैं। लेकिन भारत में आप मूवी बन रही है तो भारत में देखिए अपना हाथ जो है एकदम निकाल निकाल के कूद कूद के बोलेंगे, खूब चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, एक हाथ उधर जाएगा, एक हाथ उधर जाएगा, एक पैर इधर एक पैर उधर, उड़ रहे हैं उधर उड़ रहे हैं, ऐसे उड़ रहे हैं वैसे उड़ रहे हैं, गोली के साथ साथ दौड़ रहे हैं, सब होता है ना। लेकिन आप वेस्टर्न मूवीज देखेंगे ना तो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। एक ये भी वजह है कि उनकी टेक्नोलॉजीज उनकी चीज़ें अलग हैं, लेकिन एक वजह बहुत बड़ी ये भी है कि जियोग्राफी जो है उसमें अपना क्लाइमेट रोल प्ले कर रहा है। इतनी ठंडी में वो अपना हाथ पैर ज़्यादा हिला डुला नहीं सकते, तेज चिल्ला नहीं सकते। अब जैसे यहाँ पे देखिए कौन सी बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है अगर उन एरियाज से कंपेयर किया जाए, लेकिन फिर भी आपको ठंडी में अपने हाथ उत निकाल के हिलाने डुलाने का मन नहीं करेगा, मन करेगा बस जो है पॉकेट में डाल के बैठे रहें। होता है ना। तो ऐसे ही जो आर्कटिक रीजन में या फिर ऐसे ठंडे प्रदेशों में जो लोग रहते हैं उनके अंदर आप पाएंगे कि वो अपनी एनर्जी बचाते हैं, ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करते, क्योंकि उनको अपने सर्वाइवल के लिए बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। उसी के हिसाब से उनके अंदर वैल्यूज़ जो है डेवलप होती हैं, और अपनी एनर्जी बनाए रखने के लिए वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी करते हैं, जैसे कि वो किसी भी धर्म में क्यों, अगर आर्कटिक रीजन में रह रहे हैं या कोल्ड प्लेसेस में रह रहे हैं, तो आप पाएंगे कि वो मांसाहार का सेवन कर रहे होते हैं, क्योंकि मीट से क्या होती है, गर्मी मिलती है। तो वहाँ पे वो वेजिटेरियनिज्म गायब हो जाता है। और एक वजह ये भी है कि एग्रीकल्चर भी वहाँ पे हो नहीं सकता, तो वहाँ पे उस ठंडे प्रदेश में या जो भी देश है उसके ठंडे होने की वजह से वहाँ पे वैल्यूज़ क्या हो गई, अलग हो गई। और एक और बड़ी चीज़ पाएंगे कि जो ठंडे प्रदेश हैं, जो ठंडे देश हैं, वहाँ पे आप पाएंगे कि शराब का सेवन बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज़ में आप जाएंगे तो देखेंगे कि हर खाने के बाद शराब पीते हैं, या मतलब एकदम जो है कोल्ड ड्रिंक जैसे यहाँ पे पी जाती है वैसे वहाँ पे शराब पी जाती है, वाइन पीते हैं, चढ़ती नहीं है लेकिन वो पीते हैं लोग गर्मी के लिए। अब वो जायज़ नाजायज़ वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ही ऐसा है। तो वहाँ पे शराब पीना क्या हो गया, एक अच्छी वैल्यू हो गई, बुरी वैल्यू नहीं हुई। लेकिन यहीं आप हॉट क्लाइमेट में आ जाइए, जैसे भारत में आ जाइए, तो यहाँ पे आपको देखिएगा कि एनर्जी का कोई वैसा लेना देना नहीं है। बढ़िया मौसम में आप एकदम अच्छे से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। और शराब भी यहाँ पे जैसे अनैतिक माना जाता है ना, आप पूरा एशिया ये देखिए तो यहाँ पे अनैतिक माना जाता है। तो धर्म भी वजह है, और एक वजह ये भी है कि वहाँ पे मतलब हम लोग को ज़रूरत ही नहीं है। इस्लाम में शराब बंद है वो एक अलग चीज़ है, तो इस्लाम को यहाँ पे अभी धर्म की चीज़ों को साइड रखते हैं। बट सेक्युलर वे में वैल्यूज़ कैसे पनपी यहाँ पे, इसीलिए एक शराब पीने वाले को गलत समझा जाता है या शराब को जो है अनैतिक करार दिया गया, अगर सेक्युलर वे में देखा जाए तो। बाकी धर्म के हिसाब से बार बार हम नाम ले रहे हैं इसलिए ताकि मेरी बातों को गलत वे में आप लोग ना लें, ठीक है। तो क्लाइमेट का असर पड़ता है, क्लाइमेट भी डिसाइड करता है कि कहाँ पे कौन सी वैल्यूज़ होंगी। जैसे डेजर्ट की बात भी हो रही थी, डेजर्ट भी किससे कनेक्टेड है, क्लाइमेट से कनेक्टेड है। तो यहाँ जहाँ डेजर्ट है वहाँ पे आप पाएंगे पर्दा प्रथा चल रही है। तो अरब पेनिनसुला को यहाँ पे हटा दीजिए, ठीक है, यहाँ पे इस्लाम का भी कनेक्शन है, लेकिन भारत में भी या फिर दुनिया के ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे डेजर्ट हैं, और वहाँ पे आप पाएंगे कि लोग पर्दा करते हैं, या तो पगड़ी पहनते हैं, या चेहरा जो है पूरा कवर किए रहते हैं। भारत में राजस्थान में चले जाइए, वहाँ पे तो इस्लाम से कनेक्शन नहीं है जो लोग वहाँ पे रहते हैं।
तो जो हिंदू लोग हैं वो भी पर्दा कर रहे हैं, पूरा एकदम ढके रहते हैं, कवर किए रहते हैं। तो पर्दा करना या जो वहाँ पे वैल्यू डेवलप हुई वो किसकी वजह से हुई? धर्म की वजह से नहीं हुई, वो डेवलप हुई उनके क्लाइमेट की वजह से, उनके वहाँ के मौसम की वजह से, वातावरण की वजह से। ठीक है ना? तो इस तरीके से क्लाइमेट भी रोल प्ले करता है वैल्यूज़ के निर्धारण में। अच्छा, एक दूसरी चीज़ ये है, रिसोर्सेज में एक और बेहतरीन एग्जांपल आपको मिलेगा, रिसोर्सेज कैसे रोल प्ले करते हैं, वो मिलेगा आपको जापान में। और जापान से ऊपर जाएंगे, रशिया पहुँचिएगा, तो रशिया का जो ऊपर का पार्ट है उसको साइबेरिया बोला जाता है। साइबेरियन रीजन में भी एक एग्जाम्पल मिलेगा, दोनों को कंपेयर करिएगा। जैसे जापान में आप जाएंगे, एक छोटा सा देश है ना, तो यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, किसी चीज़ की कोई कमी यहाँ पे नहीं दिखाई देती है। तो यहाँ पे आप पाएंगे ना कि जो एल्डर्स की इज्जत की जाती है वो बहुत ज़्यादा की जाती है। दुनिया के अगर तमाम देशों की आप लिस्ट बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि कौन ऐसे देश हैं जो अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उसमें एक जापान का नाम भी आएगा। अपने बड़े बड़े बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन वहीं ऊपर चले जाइए रशिया, रशिया में साइबेरियन रीजन में आप जाएंगे तो वहाँ पे आप पाएंगे कि लोग जो है बड़े बुजुर्गों की इज्जत तो करते हैं, लेकिन जैसे ही वो 50 पार होते हैं ना, उनकी केयर करना वो थोड़ा थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे वही कल्चर है। वजह क्या है इसकी? वजह यह है कि जो साइबेरिया पहुँचेंगे ना, ये आर्कटिक जोन में पड़ता है, तो पूरा बर्फीला इलाका है, संसाधन की यहाँ पे कमी है। तो जब 50-55 लोग क्रॉस करते हैं तो जो फैमिली वाले हैं वो केयर करना थोड़ा सा कम कर देते हैं, वो वहाँ का कल्चर है, ऐसा नहीं दुश्मनी निभाते हैं। और जो खुद जो बुजुर्ग है, जो 50-55 का हो चुका है, वो एक एक दो दो टाइम का खाना खाना जो है स्किप करना शुरू कर देते हैं, छोड़ना शुरू कर देते हैं, ताकि हम कम खाएंगे तो हम फ्यूचर जनरेशन के लिए थोड़ा सा बचा पाएंगे। क्योंकि वो लोग मान लेते हैं 50-55 हो ही गए हैं, 10-15 साल और जिएंगे, तो इसीलिए वो खाना छोड़ना शुरू कर देते हैं कि अब 10-15 साल जीना ही है, या फिर उतना भी जीना क्यों है, जितना ज़िंदगी थी वो पूरी हो चुकी है, तो खाना भी छोड़ें ताकि वो फ्यूचर वालों के लिए बचे भी, और जल्दी से जल्दी मेरी डेथ भी हो जाए, ताकि और ज़्यादा रिसोर्सेज बचें और जो बाल बच्चे हैं उन लोगों की कमी को पूरा किया जा सके। तब आप ये काम भारत में करिए जहाँ पे रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं, आप करिए, अपने बड़े बुजुर्गों को खाना छुड़वा दीजिए, एक टाइम 2 टाइम। ये बहुत बुरी और अनैतिक बात हो गई ना। लेकिन साइबेरिया में ये बात क्या हो गई, नॉर्मल हुई। वहाँ पे तो डेथ को इनवाइट किया जा रहा है कि आप खाना छोड़िए और जल्दी से डेथ हो, ताकि उतने बुजुर्गों का खाना जो है वो यंग जनरेशन को दिया जा सके और उन लोगों में इस्तेमाल हो सके। तो रिसोर्सेज ने रोल प्ले किया वैल्यूज़ के निर्धारण में। ठीक है, तो ये जो है पहला फैक्टर रहा, जियोग्राफिकल फैक्टर या जियोग्राफिकल डिटर्मिनेंट। दूसरा जो फैक्टर है वो है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक में देखिए क्या क्या, पहला जो फैक्टर है वो है पॉपुलेशन। दूसरा जो फैक्टर है वो है डाइवर्सिटी। और डाइवर्सिटी का मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन से डाइवर्सिटी का कनेक्शन। और तीसरी जो चीज़ है वो है सेक्स रेशियो। ये तीनों चीज़ें कैसे कहीं के मूल्यों को निर्धारित कर रही हैं, ये हम लोग समझते हैं। पहला हम लोग ले लेते हैं पॉपुलेशन को, कि पॉपुलेशन क्या रोल प्ले कर रहा है। अब इसमें जो है 2 कैटेगरीज हैं, 2 सिंपल सा डिवीजन। आप उन कंट्रीज को लीजिए जहाँ पे पॉपुलेशन जो है क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है, और दूसरा उन कंट्रीज को लीजिए जहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, थोड़ा कम है या बहुत कम है। तो आप पाएंगे कि उन कंट्रीज़ में जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि भारत है, चाइना है, यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी होती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है कि उतने लोगों के को चीज़ें जो है मुहैया नहीं कराई जा सकती, या थोड़ा सा कमी दिखाई पड़ती है। और रिसोर्सेज की कमी होती है, संसाधन की कमी होती है, लेकिन पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि उतनी ही ज़्यादा डिमांड भी रहती है रिसोर्सेज की। तो जितनी ज़्यादा डिमांड उतना ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, लेकिन उतने रिसोर्सेज मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कंपटीशन जो है बढ़ जाता है, हार्ड वर्क बढ़ जाता है।
अगर मान लीजिए यहाँ पे एग्रीकल्चरल सरप्लस इस टाइम पे है, मान लीजिए कम पड़ जाए क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, मान लीजिए कृषि में जो भी हम लोग पैदा कर रहे हैं, जो भी गेहूँ चावल है, उसकी कमी हो जाए, तो उस कमी को पूरा करने के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। या फिर मान लीजिए इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, वैकेंसीज उतनी नहीं आती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स उतनी नहीं क्रिएट हो पा रही, लेकिन यही पॉपुलेशन कम रहती तो आसानी से जॉब्स मिलते, आसानी से एडमिशन होता, सब कुछ आसानी से होता। लेकिन ऐसा नहीं, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो कंपटीशन भी बढ़ गया, क्योंकि वैकेंसी तो ले दे के उतनी ही रहेगी, वो कितनी बढ़ा के क्या करेंगे, एक्स्ट्रा पोस्ट दे के क्या करेंगे जब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एरिया भी तो देखना है ना। लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है, उतना वैकेंसी उतनी की उतनी है, लेकिन कंपटीशन बढ़ गया, सक्सेस के पीछे लोग ज़्यादा भाग रहे हैं। एकदम जो है आप देखिए, सरकारी जो जॉब, जो पद हैं जो खाली रहते हैं, उसके पीछे एक एक जो पोस्ट आती है, एक पोस्ट या 10 पोस्ट मान लीजिए आ रही है, तो उस पोस्ट के लिए 10-10 लाख लोग आवेदन कर देते हैं। एक चपरासी की पोस्ट के लिए 10 लाख आवेदन आ जाते हैं। क्यों है ये? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उतनी वैकेंसीज नहीं आ रही है। तो कंपटीशन क्या है? कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा है। तो अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो आप पाएंगे कि उन कंट्रीज़ में, उन जगहों में हार्ड वर्क जैसी वैल्यूज़ ज़्यादा होंगी, कंपटीशन जैसी वैल्यूज़ ज़्यादा होंगी। वहीं ऐसी कंट्रीज़ को देखिए जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, तो आप पाएंगे कि वहाँ पे हार्ड वर्क या फिर कंपटीशन, ये सारी चीज़ें बहुत कम होंगी। वहाँ पे हैप्पीनेस ज़्यादा होगी, वहाँ पे जॉयफुलनेस ज़्यादा होगी, क्रिएटिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है ना। अब जैसे जापान ले लीजिए या नॉर्वे ले लीजिए, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं ना, ये बहुत हैप्पीनेस इंडेक्स में हमेशा आगे रहती है, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन कम है, वो अपना दिमाग लगाते हैं ज़्यादा, उनको भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई वैकेंसी निकली उसके पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही कम में सुलझे हुए तरीके से रहते हैं और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। तो पॉपुलेशन कितनी है ये भी एक रोल प्ले कर रहा है कि उस कंट्री में या उस जगह पे कौन सी वैल्यू डेवलप होगी। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी बात की हम डाइवर्सिटी की, पॉपुलेशन की डाइवर्सिटी की। देखिए सेकंड फैक्टर यही है ना, डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब जैसे भारत ले लीजिए, भारत क्या है, बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पे डाइवर्सिटी जो पॉपुलेशन की वो बहुत ज़्यादा है, और कई सारी ऐसी कंट्रीज भी मिलेंगी जहाँ पे डाइवर्सिटी उतनी ज़्यादा आपको नहीं दिखाई देगी, मोनोलिथिक कल्चर दिखाई देगा, यानी कि सेम पॉपुलेशन जो है होगी, चाहे वो रिलीजन के नाम पे हो, चाहे वो रेस के नाम पे हो। जैसे कि अमेरिका ले लीजिए, अमेरिका जो है 20-30 साल पहले जो अमेरिका था वो होमोजिनस पॉपुलेशन वाला था। ठीक है, कोई डाइवर्सिटी नहीं, ब्लैक को अलाउ नहीं किया जाता था, उनके साथ जो है भेदभाव होता था, सिर्फ वाइट होते थे। तो एक ही पॉपुलेशन के लोग अगर रह रहे हैं, होमोजिनस पॉपुलेशन अगर किसी जगह पे रह रही है, किसी खास कम्युनिटी की, किसी खास लैंग्वेज की, किसी खास रेस की, रेस यानी कि कलर, तो वहाँ पे आप पाएंगे कि जो वैल्यूज़ होंगी रिजिड होंगी। अब जैसे मान लीजिए सिर्फ वाइट्स रह रहे थे वहाँ पे, तो वो ब्लैक के साथ भेदभाव करते थे, यानी कि वहाँ पे टॉलरेंस नहीं थी। तो टॉलरेंस क्या है? एक वैल्यू है। वहाँ पे ऑर्थोडॉक्सी ज़्यादा थी, कट्टरपंथ जो है वहाँ पे ज़्यादा था, वो ब्लैक को अलाउ नहीं करते थे, उनको जो है बुरा मानते थे। ऐसा क्यों है? क्योंकि वही कल्चर ही था, वहाँ पे सिर्फ वाइट रह रहे हैं, तो वो ब्लैक अगर उसमें आ गया तो उनको लगता है कि ये कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ पे कुछ मिलावट हो गई है। लेकिन वही अगर मान लीजिए कि डाइवर्स जो है कंट्री है, हेट्रोजिनस पॉपुलेशन रह रही है, साथ में सारे कम्युनिटी के लोग मिलजुल के रह रहे हैं, तो वहाँ पे आप पाएंगे कि वहाँ पे टॉलरेंस ज़्यादा होगी। अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग भाषा के लोग मिलजुल के रहेंगे। जैसे भारत में देखिए, हर 5 किलोमीटर पे भाषा में थोड़ा सा एक्सेंट में बदलाव आ जाता है, लेकिन सब मिलजुल के रहते हैं ना। अब थोड़ा हिंदू मुस्लिम का जो राजनीति होती रहती है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप कोई भी ऐसी कंट्री देखिए जहाँ पे होमोजीनस पॉपुलेशन रह रही हो, और कोई ऐसी कंट्री देखिए जहाँ पे हेट्रोजीनस पॉपुलेशन रह रही है, यानी कि सब मिलजुल के रह रहे हैं, वहाँ के मूल्यों को देखिए और बाकी मूल्यों को देखिए। ईरान को देख लीजिए, अफगानिस्तान को देख लीजिए, थियोक्रेसी है। नेपाल को देख लीजिए, थियोक्रेसी है। इन सारी कंट्रीज़ के मूल्यों को देखिए, और फिर सेकुलर जो कंट्रीज़ हैं, जैसे कि भारत, सेकुलर मान लीजिए, वर्ड हटा दीजिए, ऐसी कंट्रीज़ देखिए जहाँ पे सभी लोग मिलजुल के रह रहे हैं और सबको बराबर अधिकार भी दिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप पाएंगे कि मूल्यों का
निर्धारण थोड़ा थोड़ा जो है अलग तरीके से होता है। एग्जाम्पल के तौर पे भारत, यहाँ पे आप देखेंगे सब मिलजुल के रह रहे हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं ना, एकता में विविधता। ब्रदरहुड यहाँ पे ज़्यादा है, टॉलरेंस ज़्यादा है, मिलजुल के लोग रहते हैं, पेशेंस लोगों के अंदर ज़्यादा है, सब्र कर रहे हैं। लेकिन आप किसी ऐसी कंट्री में जाइए जहाँ पे सिर्फ एक रिलीजन के लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पे आप पाएंगे कि सब्र भी नहीं है। अगर माइनॉरिटी के किसी व्यक्ति ने कुछ कर दिया तो मेजॉरिटी वाले घेर के उसको वहीं पे मार देंगे। भारत में भी ये घटनाएं जैसे मोब लिंचिंग वाली हुई ना, मेजॉरिटी वालों ने क्या किया, माइनॉरिटी वालों को पीटा या मौत की घाट उतारा, ऐसे सैकड़ों केसेस हैं। तो जहाँ पे मेल जोल रहता है, जहाँ पे अलग अलग तरीके की पॉपुलेशन एक साथ रहती है, जहाँ पे डाइवर्सिटी होती है, वहाँ पे वैल्यूज़ बेहतर दिखाई देंगी। और अच्छी अच्छी वैल्यूज़ जो भी आप सोच सकते हैं, एकता सोच लीजिए, यूनिटी सोच लीजिए, ब्रदरहुड सोच लीजिए, पेशेंस सोच लीजिए, सब्र है, सहिष्णुता है यानी कि टॉलरेंस, ये सारी वैल्यूज़ वहाँ पे दिखाई देंगी। लास्ट क्या है इसमें, सेक्स रेशियो। लास्ट है इसमें सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो भी वैल्यूज़ को डिसाइड करता है। अब ये कैसे डिसाइड करता है, अज्यूम करिए कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे फीमेल्स की संख्या जो है 1000 है और मेल्स की जो है वहाँ पे मेल जो है 700 के आसपास है, ठीक है। यानी कि महिलाओं की संख्या वहाँ पे ज़्यादा है, मर्द वहाँ पे पुरुष जो है कम है। तो ऐसी जगहों पे आप पाएंगे कि पॉलीगैमी ज़्यादा होती है, यानी कि एक मर्द की एक से ज़्यादा बीवियाँ। जैसे कि इस्लाम में 4 शादियों की बात की गई ना, अब ये 4 शादियों का इस्तेमाल आजकल लोग जैसे भी करें, जिस भी मकसद से करें, एक तो अफवाहें भी बहुत सारी होते हैं, इसका जो है जो लोग इस्लाम के बारे में नहीं जानते उसका मिसयूज़ करते हैं, और मुस्लिम्स में भी जो इसको नहीं समझते हैं बेहतर तरीके से वो भी इसका मिसयूज़ करते हैं। हालांकि फिर भी इतना कॉमनली 4 शादियाँ लोग होती नहीं हैं। बहरहाल, तो इस्लाम में जब ये 4 शादियों की बात की गई कि हाँ कर सकते हैं, इजाज़त दी गई, तो उसमें एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि उस टाइम पे युद्ध वगैरह बहुत होते थे, और उसमें युद्ध होते थे तो जो सिपाही हैं वो जाते थे, शहीद होते थे, तो कितनी सारी विधवा जो है औरतें रहती थी। तो उन विधवाओं के लिए भी उनकी देखरेख के लिए कोई होना चाहिए ना। तो उसमें सबसे बड़ी वजह एक ये भी थी कि 4 शादी की इजाज़त दी गई कि उन महिलाओं के लिए, उन औरतों के लिए एक हस्बैंड मिले, एक जो है शौहर मिले, ताकि उनकी ज़िंदगी का गुजर बसर आसानी से हो सके। तो वॉर वगैरह की वजह से अरबियन पेनिनसुला में आप देखेंगे कि ये कंडीशन जो है पनपी, और भी बहुत सारी वजह हैं। लेकिन तो एक बड़ी वजह ये भी है कि सेक्स रेशियो में डिफरेंस आना, महिलाओं की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाना कि उनको मैनेज करने की ज़रूरत होती है, तो इसलिए पॉलीगैमी वाली प्रथा जो है दिखाई देती है इस्लाम में। या फिर और भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे महिलाओं की संख्या ज़्यादा है पुरुषों की तुलना में, तो वहाँ पे पॉलीगैमी आपको दिखाई देगी। तो पॉलीगैमी वैल्यू जो है, ये एक वैल्यू है, ये किस पे डिपेंड की, सेक्स रेशियो पे डिपेंड की ना। या फिर ऐसी कोई जगह आप ढूंढ लीजिए जहाँ पे फीमेल कम है, मान लीजिए फीमेल 700 हैं और मेल जो है 1000 है, तो अब हर पुरुष को एक महिला चाहिए शादी करने के लिए, लेकिन अब फीमेल उतनी है ही नहीं, तो कहाँ से करेंगे। तो ऐसी जगहों पे आप पाएंगे कि ऐसी जगहों पे पॉली एंड्री जैसी वैल्यू आपको दिखाई देगी। पॉली एंड्री किसको बोलते हैं, एक लड़की का एक से ज़्यादा पति, ठीक है, जैसे कि द्रौपदी महाभारत में जिक्र आता है। तो ऐसे ही नॉर्थ इंडिया में जाएंगे, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, तो यहाँ पे आप पाएंगे कि लड़कियाँ जो है एक से ज़्यादा शादियाँ करती हैं। क्यों करती हैं, क्योंकि मर्दों की संख्या जो है ज़्यादा है और हर मर्द को शादी करनी है, तो एक ही वाइफ के जो है कई सारे जो है हस्बैंड होते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में एक वो है, कबीला है, ट्राइब है, जनजाति के लोग हैं, खस ट्राइब, खासी लोग सुने होंगे, खासी वर्ड। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कई सारी शादियां करते हैं। शादियों के पीछे एक वजह तो मेनली ये है कि मर्द ज़्यादा हैं तो उनका कंजम्पशन होना ज़रूरी है। अब कुछ मर्दों की शादी हो, कुछ मर्द ज़िंदगी भर कुंवारे बैठे रहे, ये अच्छी बात नहीं है ना। तो एक वजह तो ये है कि मर्दों की संख्या ज़्यादा है महिलाओं की तुलना में। दूसरी एक वजह ये भी है कि रिसोर्सेज की वहाँ पे कमी होती है, संसाधन की कमी होती है, यानी कि ज़मीन जो है उनके पास कम होती है। तो वो लोग क्या करते हैं कि एक ही, मतलब अगर एक फैमिली में कई सारे भाई हैं तो उन सारे भाइयों के लिए एक कॉमन वाइफ ढूंढते हैं, एक वाइफ सिंगल,
और एक वाइफ उन सारे भाइयों के साथ रहती है, क्योंकि फिर जब औलाद होगी, जो बच्चे होंगे, तो उस वाइफ को जो बच्चे होंगे वो सभी भाई के बच्चे होंगे। हर एक भाई के अलग अलग 2-2 3-3 बच्चे नहीं होंगे। मान लीजिए उस बीवी को 3 बच्चे हुए, तो वो 5-6 भाई अगर शादी किए थे उसी वाइफ से, उसी लड़की से, तो वही 2-3 बच्चे सबके बेटे हो गए। तो जब आगे चल के फ्यूचर में बंटवारा होगा, तो रिसोर्सेस का जो है थोड़ा सा दुरुपयोग बचेगा उनके हिसाब से। ऐसे अगर अलग अलग शादी होती है तो 7 भाई हैं, सबके 3-3 बच्चे, मान लीजिए 21 बच्चे हो गए ना, तो जमीन का बंटवारा कितने लोगों में करना पड़ेगा? 21 लोगों में। लेकिन उन्हीं 7 लोगों का एक ही लड़की से शादी करा दी गई और 3 ही बच्चे हुए उस औरत को, तो 21 के बदले सिर्फ 3 ही लोगों को जमीन जो है देनी पड़ेगी, 3 ही लोगों में डिवीजन होगा। तो एक ये वजह भी, तो इस वजह से भी पॉलीएंड्री जैसी प्रथा दिखाई देती है, ये वैल्यू भी समाज में दिखाई देती है। ठीक है। और वो जगह है जहाँ पे मर्द और औरत दोनों की संख्या लगभग बराबर है, तो वहाँ पे मोनोगैमी आपको ज़्यादा दिखाई देगी। जैसे कि भारत में मर्द और औरत जो है, महिला और पुरुष का जो रेशियो है, जो सेक्स रेशियो, आप पाएंगे कि लगभग इक्वल है। तो भारत में मोनोगैमी यानी कि एक शादी ज़्यादा दिखाई देगी। रेयर केसेस में आप पाएंगे कि हाँ 2 शादी, 3 शादी हो रही, 4 शादी हो रही, या फिर दूसरी शादी भी हो रही तो या तो वाइफ या हस्बैंड की डेथ की वजह से हो रही। तो आप यहाँ पे एक बैलेंस्ड नेचर यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से डेमोग्राफिक फैक्टर भी मूल्यों के निर्धारण में अपना रोल प्ले करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? अगला है रिलीजियस एंड आइडियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट। धार्मिक क्या फैक्टर हैं, धार्मिक और आइडियोलॉजिकल। धार्मिक यानी कि सीधा सीधा धर्म की यहाँ पे बात आ गई। तो धर्म भी डिसाइड करते हैं वैल्यू। इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं क्रिश्चियनिटी से। क्रिश्चियनिटी में एक ग्रुप आता है, वो है कैथोलिक। नाम सुनेंगे आप लोग, 2 नाम आता है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो कैथोलिक सिस्टम में आप पाएंगे कि जो वैल्यूज़ है ना, वो ट्रांसेंडेंटल होती हैं। ट्रांसेंडेंटल का मतलब, जैसे कि इस्लाम किसकी बात करता है? ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड की बात करता है। जैसे कि इस दुनिया के बाद एक और दुनिया मिलेगी, आखिरत की जैसे बातें होती हैं। तो कैथोलिक जो सिस्टम है ना, क्रिश्चियनिटी का जो ये ग्रुप है, वो भी इस बात को मानता है कि मरने के बाद जो है एक दूसरी दुनिया में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो वो इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो इसी हिसाब से, जैसे इस्लाम में भी जो भी सारी चीज़ें हैं वो इसी मकसद के साथ है ना, आखिरत की बात है। तो वैल्यूज़ भी हमारी उसी हिसाब से दी गई हैं कि दुनिया हमेशा हमें इसके लिए नहीं है। तो ऐसे ही कैथोलिक सिस्टम वाले जो हैं, या फिर जो भी, अब जैसे इस्लाम में भी, तो जो भी धर्म ऐसे हैं जो 2 ट्रांसेंडेंटल वर्ड की बात करते हैं, 2 दुनिया की बात करते हैं, तो उनकी वैल्यूज उसी के हिसाब से होंगी। जो भी उसमें फैसले होंगे, जो भी रूल रेगुलेशन होंगे, वो उसी दूसरी दुनिया को नज़र में रखते हुए लिए जाएंगे। लेकिन किसी क्रिश्चियनिटी में जो प्रोटेस्टेंट्स हैं, उनमें क्या है? प्रोटेस्टेंट्स ये क्या करते हैं? इनका जो है ऐसा जो है कोई विचार नहीं है, ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड वाला कोई विचार नहीं। इनका जो झुकाव होता है ना, वो मटेरियल वर्ल्ड की तरफ होता है। यही कारण है कि मैक्स वेबर जैसे जो थिंकर्स हैं, वो कहते हैं कि दुनिया में कैपिटलिज्म जो है इन्हीं लोगों की वजह से है, प्रोटेस्टेंट्स की वजह से। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने आखिरत वगैरह की, दूसरी दुनिया, इन सारी चीज़ों को झुटलाया। उन्होंने कहा कि जो है यही दुनिया है, इसलिए जो करना है इसी दुनिया में करो, जी जान लगा के काम करो। इन्होंने काम को भी क्या बोला? इबादत कहा। वर्क इज वर्शिप इन्होंने बोला। यानी कि आप जो काम कर रहे हैं, जैसे कि कैथोलिक वाले क्या कह रहे हैं कि जो कुछ है इस दुनिया में वो ख़त्म हो जाएगा दूसरी दुनिया में। हर चीज़ जो है ईश्वर के हिसाब से करनी है, ईश्वर के लिए करनी है। ईश्वर की इबादत ही सर्वोपरि है, जीसस क्राइस्ट। ठीक है। लेकिन प्रोटेस्टेंट ने क्या बोला? उन्होंने इस चीज़ों को एकदम रिवर्स कर दिया। उन्होंने बोला नहीं, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं, यही दुनिया जो है यही सब कुछ है। ईश्वर की इबादत भी ज़रूरी है, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं वो भी ईश्वर की इबादत ही है। उन्होंने कहा कि हर जगह ईश्वर मौजूद है। आप जो काम कर रहे हैं, जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जो मशीन आप चला रहे हैं, हर जगह ईश्वर मौजूद है।
यानी कि आप मशीन चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो भी एक इबादत ही है। तो इस तरीके से एक बड़े तबके को क्या हुआ, क्रिश्चियनिटी के उस टाइम पीरियड में आप जाएंगे 400-500 साल पहले जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, तो बड़ा सा तबका जो है क्रिश्चियनिटी से वो इन सब चीज़ों में आ गया और सब लोग काम में जुट गए और फैक्ट्रीज का जो है वर्चस्व हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरी तरीके से हो गया और कैपिटलिज्म जो है दुनिया पे हावी हो गया। तो इसीलिए मैक्स वेबर ने इन लोगों को ब्लेम किया कि इन्होंने कैपिटलिज्म को बढ़ाया, धोखे से बढ़ाया, धर्म से जोड़ के बढ़ाया। बहरहाल, तो प्रोटेस्टेंट सिस्टम वाले जो हैं उसमें आप पाएंगे कि उनमें जो वैल्यूज़ होंगी वो वर्क को लेके होंगी, इस दुनिया को लेके होंगी, इन सारी चीज़ों को लेके वैल्यूज़ ज़्यादा दिखाई देंगे। और वहीं कैथोलिक सिस्टम में जो वैल्यूज़ होंगी, जो मूल्य होंगे, वो आस्था से रिलेटेड ज़्यादा दिखाई देंगे। ठीक है। दूसरी खास बात एक ये है कि जो पीडीएफ आपको दिया गया वो विकास सर का पीडीएफ है, उसमें दो और चीज़ें दी गई हैं रिलीजियस में, जैसे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट की बात की ना, इसके अलावा दो और कैटेगरी वहाँ पे आपको दिखाई देगी। एक होगा लिबरल सिस्टम और दूसरा होगा रिजिड सिस्टम। लिबरल सिस्टम में उन्होंने लिखा कि हिंदुइज्म और जैनिज्म, जैसे कि हिंदुइज्म और जैनिज्म एक ऐसे धर्म है जो लिबरल हैं, उनकी वैल्यूज़ लिबरल हैं। और रिजिड सिस्टम में लिखा यानी कि कट्टरपंथी में उन्होंने लिखा जुडाइज्म और इस्लाम, यानी कि यहूदी और इस्लाम को लिखा, और उन्होंने लिखा कि उनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, ऑर्थोडॉक्स होती हैं, कट्टरपंथी होती हैं। तो ये उनकी ना समझिए, बड़े विद्वान हैं वो, लेकिन इस्लाम के बारे में जैसा हम पहले ही बताएं कि उनको इस्लाम के बारे में शायद उतनी जानकारी नहीं है, तो इसलिए उन्होंने इस्लाम को किस में डाला, रिजिड सिस्टम में डाला। ठीक है। तो उनका कहना ये था कि इस्लामिक जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत रिजिड हैं, जो इस्लामिक फॉलोवर हैं उनके अंदर वैल्यूज़ आपको कट्टरपंथी दिखाई देंगे, जो हिंदुज़म और जैनिज़्म वाले हैं उनके अंदर वैल्यूज़ और मूल्य आपको लिबरल दिखाई देंगे। तो ये तो आपकी अपनी सोच पे डिपेंड करता है, आपका दिमाग खुद चल रहा होगा कि आपका इस्लाम या हमारा इस्लाम जो है, हमारे जो मूल्य हैं वो कैसे हैं, रिजिड नहीं हैं। उनकी समझ में ये बात नहीं आई शायद, या उन्होंने इस बारे में पढ़ा नहीं, तो इसलिए उन्होंने इसको रिजिड रखा। जबकि इस्लाम में हर चीज़ की सहूलियत दी गई है, एक ऑप्शन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए दूसरे ऑप्शन दिए जाते हैं, वक्त के हिसाब से चेंजेस आते हैं। बार बार हम जैसे जिक्र करते हैं, एक फोटोग्राफ वाला सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि फोटोग्राफ अलाउ नहीं था पहले, लेकिन वक्त के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से क्या किया गया, उसको अलाउ किया गया। पहले वीडियोग्राफी वगैरह, फ़ोटोज़ लेना बनाना सब कुछ अलाउ नहीं था, लेकिन अब डिजिटल वीडियो वगैरह अलाउ किया गया बिना म्यूज़िक के। तो ज़रूरत के हिसाब से चेंजेस उसमें दिए जा रहे हैं। और एक और दूसरा है उसमें, उन्होंने ये एक बड़ी वजह बोली कि हिंदुइज्म जो है ये धर्म नहीं है, इस वजह से ये लिबरल है। हिंदुइज्म क्या है, मतलब एक रिलीजन नहीं है। हिंदुइज्म डेली जो ज़िंदगी इंसान जीता है उसी का एक रूप है। इंसान को कैसे जीना चाहिए, कैसे दिन गुजारना चाहिए, कैसे ज़िंदगी गुजारना चाहिए, जो एक टाइम टेबल होना चाहिए, जो एक शेड्यूल होना चाहिए, जो एक तरीका होना चाहिए, वही हिंदुइज्म है। इस बेसिस पे भी उन्होंने इसको लिबरल कैटेगरी में डाला। होगा लिबरल, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इससे हटके इसके अपोजिट इन्होंने इस्लाम को बताया, और इसलिए उन्होंने इस्लाम को रिजिड कैटेगरी में डाल दिया कि कट्टरपंथी मूल्य होते हैं। तो इस्लाम भी एक ज़िंदगी जीने का तरीका है, इसमें कोई कट्टरपंथी विचारधारा नहीं है, कोई वैसा कट्टरपंथी मूल्य नहीं है। अगर 5 टाइम नमाज़ पढ़ने को कही जा रही है तो उसमें भी फ़ायदा है, इंसान का खुद का भी फ़ायदा है। 5 टाइम जो नमाज़ पढ़ते हैं, हम जिक्र किए थे, बॉडी उनकी देखिए कैसी होती है, फिट रहेंगे, इंसान जो है फिट रहेगा। जो सब एक साल भर में 1 महीने रोज़ा रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फास्ट से क्या होता है, बॉडी का जो भी सिस्टम है, जो भी आपकी फिजियोलॉजी है, वो बेहतर तरीके से काम करती है फिर। तो ये रिजिडिटी नहीं है, बल्कि ये वैल्यूज़ क्या हैं, इंसानों की ही भलाई के लिए बनाए गए हैं। तो जिस हिंदुइज्म को उन्होंने रिलीजन की कैटेगरी से बाहर रखा और उसे धर्म के रूप में दिखाया, धर्म यानी कि ड्यूटी, तो इस्लाम भी वही चीज़ कर रहा है। इस्लाम कौन सा जो है, जो आज तक वाले या एबीपी वाले या न्यूज़ चैनल वाले दिखा रहे हैं गुंडागर्दी के नाम पे, आतंकवाद के नाम पे, वो सच्चाई थोड़ी है। तो इस्लाम में भी लिबरल वैल्यूज़ हैं। तो इस चीज़ को, इस पॉइंट को हम साइड कर देते हैं। सिंपल भाषा में इतना समझिए कि रिलीजन भी रोल प्ले कर रहा है, और आप अपने हिसाब से वैल्यूज़ उसमें डाल दीजिए। ठीक है। लास्ट जो है, लास्ट नहीं, 2 बचा है ना, एक बचा है इकोनॉमिक और दूसरा बचा है पॉलिटिकल। इकोनॉमिक क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं इसमें, जो है पहला कि क्या नेचर है इकोनॉमी का।
नेचर ऑफ इकोनॉमी, किस टाइप की इकोनॉमी है इस पे डिपेंड करता है कि वैल्यूज़ वहाँ पे कैसी होंगी। जैसे कि मेनली दो तरीके की इकोनॉमी कई तरीके की होती है, पॉलिटी में पढ़ेंगे आप, और इकोनॉमी भी जब पढ़ते हैं तो उसमें भी शुरू में बताया जाता है। मेनली क्या है इस टाइम पे दुनिया में देखा जाए तो दो ही में लड़ाई होती है, एक होती है कैपिटलिस्ट, दूसरी होती है सोशलिस्ट। जैसे आजकल बीजेपी पे इल्ज़ाम लगता है ना कि कैपिटलिस्ट लोगों की पार्टी है, वो पूंजीवादियों की पार्टी है, अडानी अंबानी का बस देखते हैं वो। और वहीं जो है बाकी लोग हैं वो समाजवाद की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, सब समाजवाद की बात करते हैं, सोशलिज्म की बात करते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पे कैपिटलिज्म है, तो वहाँ पे आप पाएंगे कि सक्सेस जैसी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो सिर्फ काम 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 काम, उसके अलावा उनको कुछ दिखता नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे चले जाइए अमेरिका, वहाँ पे आपको बेरोजगारी और ऐसी वैसी बातें नहीं सुनाई देंगी। 18 साल का बच्चा भी कहीं ना कहीं कोई जॉब कर रहा होता है, कुछ ना कुछ कर रहा होता है। वो लोग सक्सेस के पीछे भागते हैं, वैल्यूज़ जो हैं उनकी ऐसी ही दिखाई देंगी। सक्सेस बहुत ज़्यादा होगा, कंपटीशन वहाँ पे आपस में बहुत ज़्यादा होगा, क्रिएटिव माइंड उन लोग का होगा, ठीक है ना। वो हर चीज़ को इकोनॉमी के हिसाब से देखेंगे, हर चीज़ को पैसे के हिसाब से देखेंगे, जिस चीज़ में फ़ायदा है उसी के हिसाब से वो काम करेंगे। उनके लिए पैसा ही सब कुछ है, उनके हिसाब से पैसा ही रिस्पेक्ट लाता है। अगर पैसा है तो वो जीवन में सफल है। और कैपिटलिस्ट लोगों की यही खासियत है, हर चीज़ पैसे के हिसाब से करते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, ज़रूरत के हिसाब से सामान नहीं पैदा करते, सामान पैदा कर देते हैं, उसके बाद फिर ज़रूरत ऑटोमेटिक वो पैदा करने का एक रास्ता बना देते हैं। जैसे आपको कोई ज़रूरत है तो आपको ज़रूरत पड़ी तो आपने कोई चीज़ खरीदी ना। कैपिटलिज्म इस सिद्धांत को फॉलो नहीं करता। कैपिटलिज्म क्या करता है, पूंजीवाद क्या करता है, वो पहले सामान बनाएगा अपने प्रॉफिट के लिए, और सामान बनाने के बाद वो समाज में उस सामान की ज़रूरत को पैदा कर देता है। आईफोन इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आईफोन की कोई भी नई सीरीज आती है, आप देखिए 1.5 लाख का 2 लाख का फ़ोन होता है, और उसके लिए नंबर लगे होते हैं, एकदम लाइन से जो है बुकिंग फुल रहती है, मिलता ही नहीं है फ़ोन, और लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16 सब आ रहे हैं ना। अब आप बताइए अपने ही इलाके में देखिए, पहले इतना क्रेज़ नहीं था, लेकिन जो लोग नया मॉडल आते ही पुराना जो है आधे दाम में बेच के फिर नया 1 लाख रुपए लगा के तुरंत खरीदते हैं। क्या मतलब है उसका, कोई वैल्यू है उसकी? कायदे से अगर देखा जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और जो 14 बेच के 15 तुरंत ले रहे हैं, 15 बेच के 16 ले रहे हैं, तो उसके 14 के 15 होने से क्या फ़र्क पड़ रहा है? कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो बेवकूफ़ बन रहा है, क्योंकि कैपिटलिज्म यही उसका काम ही है। ये बातें डीपली लोगों को समझ में नहीं आती हैं। आईफोन वाले जो हैं उनको तो एकदम नहीं समझ में आती, उनको समझाएंगे तो वही भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात हो जाती है। तो बहरहाल जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है वहाँ पे आप पाएंगे कि मनी, उनके लिए पैसा सब कुछ होता है, और उनकी वैल्यूज़ भी उसी हिसाब से दिखाई देंगी। लेकिन जो सोशलिस्ट इकोनॉमीज़ होती हैं, सोशलिस्ट जो कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे आप पाएंगे कि वहाँ पे कोएग्जिस्टेंस ज़्यादा होता है, कलेक्टिवाइजेशन ज़्यादा होता है, ग्रुप में लोग रहते हैं, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, क्योंकि सोशलिज्म की बुनियाद ही इसी बात पे है। इसका भी हम एक बार कई बार एग्जांपल दें, अगर आपके पास 4 रोटी है तो सरकार आपसे आपकी चारों रोटी ले लेगी, और सब में बराबर बराबर वो रोटी बांट देगी, और आपको भी देगी उसमें। तो समाजवाद जो है इन सब चीज़ों की बात करता है। तो जो भी ऐसी समाजवादी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था आपको दिखाई देगी, तो वहाँ पे ऐसी वैल्यूज़ आपको ज़्यादा दिखाई देंगी। वहाँ पे सामाजिक मूल्यों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है पैसों की तुलना में। वहाँ पे शांति को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है पैसों की तुलना में। वहाँ पे भाईचारे को ज़्यादा तरजीह दी जाती है पैसों की तुलना में। लेकिन कैपिटलिज्म में आप चले जाएंगे, हर चीज़ से ऊपर पैसा होता है, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। इसके अलावा दूसरी जो कैटेगरी आती है, पहला तो ये हो गया नेचर ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी का क्या नेचर है उसके हिसाब से। दूसरी जो चीज़ आती है कि उस इकोनॉमी में कैसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कैसे काम हो रहे हैं। जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये वर्ड आप लोगों ने सुना है। प्राइमरी एक्टिविटी बोलते हैं जैसे कि खेती हो गई, डायरेक्ट पैदा हो रहा है ना, आप फसल पैदा कर रहे हैं, प्राइमरी एक्टिविटी हो गई। उसके बाद आपने गेहूँ जो है पैदा हो गया, चावल पैदा हो गया, उसको पैक करके आप फैक्ट्री में लेके गए, ये सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हो गया, फैक्ट्री में काम जो कर रहे हैं वर्कर्स वगैरह सारा काम कर रहे हैं। उसके बाद आता है टर्शरी एक्टिविटीज़। टर्शरी एक्टिविटीज़ वो लोग जो सूट बूट में बैठ के काम कर रहे हैं, वो हो गए टर्शरी एक्टिविटीज़। टर्शरी सेक्टर जो है
सर्विस सेक्टर भी इसको बोलते हैं। इसमें वो सारे लोग भी आ जाएंगे, डॉक्टर आ जाएंगे और जितने भी ऐसे ऑफिस वाले काम है वो सब भी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो ये जो तीनों कैटेगरीज हैं ना, जो तीनों एक्टिविटीज़ हैं, तीनों सेक्टर हैं, उसके हिसाब से वैल्यूज़ भी अलग अलग दिखाई देंगे। जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में मान लीजिए जो खेती कर रहे हैं, तो उनके अंदर आप पाएंगे कि हार्ड वर्क जो है ज़्यादा होगा। ये लोग नेचर लविंग होंगे, सूरज के हिसाब से उठेंगे, सूरज के हिसाब से सोएंगे, उसी के हिसाब से काम करेंगे, नेचर लविंग होंगे, हार्ड वर्किंग होंगे, लोगों के साथ मिलजुल के रहेंगे, एक स्टेबिलिटी उनकी ज़िंदगी में दिखाई देगी। कोई बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं दिखाई देगा, ज़िंदगी एक जो है बैलेंस के साथ चल रही होगी, चाहे वो बहुत गरीबी में चल रहे हों या बहुत अमीरी में। किसानों को देख लीजिए, आप अंदाज़ा लगेगा, और सब मिलजुल के रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, ऐसी वैल्यूज़ आपको दिखाई देंगी। लेकिन अगर आप टर्शरी सेक्टर में चले जाइए या सर्विस सेक्टर में चले जाइए, जैसे कोई भी ऑफिस अपने मन में सोच लीजिए, ये सर्विस सेक्टर होती है, ठीक है, तो वहाँ पे आप पाएंगे कि ये सब वैल्यूज़ नहीं होंगे। अब मान लीजिए डॉक्टर आप हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, 12 बजे आपको कॉल आ गया, पेशेंट को इमरजेंसी, आपको जो है उठ के जाना पड़ेगा। यहाँ आप जो है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज जो है फॉलो नहीं करेंगे कि सूरज जो है उगा, चलो अब खेत में चलो, सूरज डूब गया, अब चलो वापस घर। उसमें कुछ चेंजेस ही नहीं आ रहे, नेचर के हिसाब से आप काम कर रहे हैं। लेकिन सर्विस सेक्टर में जो है, टर्शरी सेक्टर में, इससे उल्टी चीज़ें दिखाई देंगी। यहाँ पे डायनेमिज्म दिखाई देगा, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई देगी, टाइम के हिसाब से खुद को एडजस्ट करने जैसी मजबूरी भी दिखाई देगी, ठीक है ना। तो सेक्टर अलग होने की वजह से वैल्यूज भी अलग होती हुई दिखाई देंगी आपको इसमें, ठीक है। उसके बाद आखिरी जो है वो क्या है, पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में क्या क्या हो सकता है? पॉलिटिकल सिस्टम का यहाँ पे सीधा सीधा मतलब जो ये है वो यही है कि उस कंट्री का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, राजनीतिक जो वहाँ पे व्यवस्था है, वो कैसी है, थियोक्रेसी है कि डेमोक्रेसी है कि तानाशाही है कि क्या है, इस पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे वैल्यूज़ क्या होंगी। पहला अगर देखिए, मान लीजिए कि डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, जैसे कि भारत एक लोकतंत्र है, तो भारत में आप पाएंगे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देख लीजिए, क्या यहाँ पे कोई भेदभाव है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ? सरकार करेगी अपने लेवल, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ऐसे आपको ओवरऑल कोई भेदभाव नहीं दिखाई देगा। आपको राइट टू जो है, हर तरीके का राइट है, जितना भी ले लीजिए, 14 से लेके जो है आप 30 तक चले जाइए, कोई भी राइट जो है आपको उस कॉन्स्टिट्यूशन से जो है जितना भी राइट मिला है आपको, उस वो आपको मतलब छीना नहीं जा सकता आपसे। हर तरीके के राइट दिए गए हैं। अगर 99 लोग एक तरीके की बात बोल रहे हैं तो आपको अपनी राय देने का भी हक दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनली। इसमें कोई जो है लीगली आप पे उंगली नहीं उठा सकता, आपको अंदर नहीं डाल सकता। राइट टू एक्सप्रेस दिया गया है, आप अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। राइट टू स्पीक दिया गया है, अपने अपने मन से अपने जो भी मन में आ रहा है आप वो बोल सकते हैं। हर तरीके की आज़ादी है आपको। तो यहाँ पे वैल्यूज़ आपको अलग दिखाई देंगी। लेकिन अगर यही आप डिक्टेटरशिप वाली कंट्री में चले जाइए, जहाँ पे डिक्टेटरशिप है, तो वहाँ पे आप पाएंगे कि वैल्यूज़ अलग होंगी। जैसे कि नॉर्थ कोरिया चले जाइए, किम जोंग उंग जो है वहाँ पे देखिए कैसे इलेक्शन होता है। वहाँ पे पहले से डिसाइड हो जाता है, आम जनता को इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता। सारे लोग एक हॉल में इकट्ठा होंगे और सारे लोग एक साथ सहमति के साथ उसको दोबारा से चुन लेंगे। मज़े की बात यह है कि वो जो चुन रहे होते हैं वो एक तरीके से बंदूक रख के चुनवाते हैं। कोई अगर नहीं चुना, उसको हाथ ऊपर नहीं किया, अगर उसको वोट नहीं किया, तो उसका मरना तय है। तो वो इलेक्शन एकदम फालतू होता है। तो वहाँ पे क्या आपको फ्रीडम जैसी वैल्यू आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी। फ्रीडम ऑफ थॉट आपको मिलेगा, विचारों की आज़ादी आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी। आपके विचार आपके विचार नहीं है, आपके विचार सामने वाले के विचार हैं। ये होता है डिक्टेटरशिप में, तानाशाही जो देश होते हैं वहाँ पे। कोई फ्री स्पीच नहीं होगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको नहीं मिलेगा, फ्रीडम ऑफ थॉट नहीं मिलेगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा, कोई आज़ादी नहीं मिलेगी। तो ये सब वैल्यूज़ गायब हो गई ना। क्यों गायब हुई? क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम अलग है, वहाँ पे डेमोक्रेसी के बजाय डिक्टेटरशिप है। भारत में भी ये बात अभी जो है हवा में थी आजकल कि भारत डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रहा है। कितना बड़ा नहीं बड़ा वो आप लोग सोचिए। बट हाँ, बहुत सारी चीज़ों में कमी आपको दिखाई देगी। स्पीच में, फ्रीडम ऑफ स्पीच में कमी दिखाई देगी भारत में भी आपको।
कुछ ऐसा सरकार के खिलाफ बोल देंगे, आपको उठा लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें तो हो ही रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा थियोक्रेसी भी होती है। थियोक्रेसी का मतलब वो कंट्रीज जहाँ पे धार्मिक शासन है, ठीक है। तो वहाँ पे जो वैल्यूज़ होंगी वो सेकुलर वैल्यूज़ के बजाय धार्मिक मूल्य जो हैं, रिलीजियस जो वैल्यूज़ हैं, उनको तरजीह दी जाएगी। कोई भी दुनिया का ऐसा कंट्री उठा लीजिए जहाँ पे धार्मिक जो है शासन है, जैसे ईरान ले लीजिए, अफगानिस्तान ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, नेपाल ले लीजिए, ठीक है ना। इन सारी कंट्रीज़ में आप पाएंगे कि उनके धर्म के हिसाब से काम चला, चाहे वो इस्लामिक कंट्री है, चाहे वो हिंदू कंट्री है, तो उनके धर्म के हिसाब से वहाँ पे वैल्यूज़ दिखाई देंगी। और इसके अलावा तीसरा जो चौथा जो सिस्टम है वो है सेक्युलर सिस्टम, धर्मनिरपेक्ष। भारत ले लीजिए, यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई देगी, एक बैलेंस दिखाई देगा धर्म और राज्य के बीच में। सभी धर्मों की इज्जत की बात की जाएगी, सभी धर्मों को बराबर अधिकार दिए जाने की बात की जाएगी, सबको अपने अपने धर्म को जो है फॉलो करने की आज़ादी दी जाएगी, यूनिवर्सलिज्म की बात की जाएगी, सबकी रिस्पेक्ट की बात की जाएगी, सबको सुनने की बात की जाएगी, सबको पूरी पूरी आज़ादी दी जाएगी बोलने की, समझने की, करने की, अपने हिसाब से अपने धर्म के जो है प्रोपगेशन की, अपने धर्म के जो है फॉलो करने की। तो ऐसी वैल्यूज़ दिखाई देंगी सेकुलर कंट्रीज़ में, या फिर उन कंट्रीज़ में जहाँ पे सेकुलर पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक?